हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। सेट्स का 2 लेक्चर हो चुका है। आज 3rd लेक्चर है सेट्स का और डीपीपी भी डिस्कस कर दिया है स्वप्निल सर ने। तुम लोगों को मैंने एक असाइनमेंट भेजा था, ठीक है। असाइनमेंट का जो होमवर्क है वो तुमको खुद से नहीं करना है, मैं बताऊंगा तुमको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। पहले से असाइनमेंट क्यों कर रहे हो? आज मैं होमवर्क दूंगा, वहां से तुम लोगों को स्टार्ट करना है और उसको डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। मैं क्वेश्चंस नंबर लिखाऊंगा, वही करने हैं, आगे मत भागो, ठीक है ना। तो सेट्स हमने लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, डेफिनेशन पढ़ लिया था, रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया था। रिप्रेजेंटेशन में 2 टाइप्स लिखाए थे। पहला टाइप था रूस्टर फॉर्म, दूसरा टाइप था सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। लास्ट वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस डिस्प्ले हुए थे, ठीक है। वो क्वेश्चंस मैंने तुम लोगों को बोला था कि नोट्स में नोट कर लो और सॉल्व कर लो। तो कुछ लोगों ने मुझे डाउट भेजा है, एक ही डाउट भेजा है, बहुत बढ़िया, सबसे बन गया ऑलमोस्ट। यार मुझे पूरा सवाल याद नहीं है, पर मुझे ये इक्वेशन याद है, ऐसा लिख के था, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ यार, x इज ग्रेटर देन x, कोई भी नंबर खुद से बड़ा कब होता है? तो कोई भी नंबर खुद से बड़ा होता है क्या? पहली बात, कोई भी नंबर खुद से बड़ा तो नहीं होता है। तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी इंटीजर मिलेगा क्या? इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी इंटीजर नहीं मिलेगा। 1 इज ग्रेटर देन 1 नहीं होता, 2 ग्रेटर देन 2, 1.5 सॉरी इंटीजर है, 3 इज ग्रेटर देन 3, -2 इज ग्रेटर देन -2, कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे x बिलोंग्स टू 5, ठीक है ना, या एम्प्टी सेट है ये, ठीक है ना, एम्प्टी सेट है ये, इसमें एक भी एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो आसान सा सवाल था, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लिया करो खुद से भी। अब हमने क्या लास्ट क्लास में ये स्टार्ट कर दिया था, टाइप्स लिखना मत, ये सब लिखा हुआ है तुम्हारे पास। टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ना स्टार्ट किया था, उसमें पहला टाइप पढ़ा था हमने, शायद सबसे पहले हमने सिंगलटन पढ़ा था, सिंगलटन सेट, और हमने दूसरा पढ़ा था एम्प्टी सेट, ठीक है। सिंगलटन सेट क्या होता है मैंने बताया था, ऐसे सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट है उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे तुम लोगों को, ठीक है ना, इवन प्राइम नंबर वगैरह। एम्प्टी सेट का एग्जांपल दिया था मैंने, ऐसे सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन बताया था, या तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना या ऐसे रिप्रेजेंट करना, ठीक है ना। तुम लोग यार बहुत सारे मेरे से डाउट पूछ रहे हो जो अभी आगे आने वाले हैं, ठीक है। जितना पढ़ा है उतना देखो ना पहले, उसके बाद वो सारी चीज़ें भी ये सब कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी एक नोट बना के यहाँ से स्टार्ट करना, अपने नोट्स में नोट करना, नोट लिखना सबसे पहले, ठीक है। नोट की एक हेडिंग लिख रहा हूँ मैं, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, ठीक है ना। कार्डिनल नंबर नाम की एक चीज होती है, क्या होता है सुनना ध्यान से। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the set is called its cardinal number, ठीक है, and it is denoted by n of a, ठीक है ना। इसको n of a का मतलब ये होता है, इसको हम पढ़ते हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एक सेट ले लेता हूँ, ए, इसको लिख देता हूँ 1 2 3 4। तो अगर कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, तो कितने हैं? 4 है, तो 4 लिख दिया, ठीक है। और एग्जांपल देख लो एक, तो ये बी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड मिसिसिपी, ठीक है। मिसिसिपी में जितने वर्ड्स हैं, जितने लेटर्स हैं, उसका सेट बनाना है। तो मिसिसिपी में एम है, आई है, एस है, एस तो 4 बार है, आई 4 बार है, पी 2 बार है। तो मैंने तुमको बोला था सेट में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो रिपीट मत करना एलिमेंट्स, मैंने ऐसे लिख दिया। अब तुम बोलोगे सर मैंने आई 2 बार लिख दिया, तो
अरे यार जब मैंने बोला नहीं लिख सकते हो तो कैसे लिख दोगे? तुम बोलोगे सर लिखा हुआ मिल गया तो, अरे जब लिख ही नहीं सकते तो लिखा हुआ भी कैसे मिलेगा? ठीक है ना, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, वो डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं है। जब लिखा नहीं रहेगा तो फिर क्या मतलब है? तुम बोलोगे मेरे से एक ने डाउट पूछा, चलो डाउट तो सही है, ए बी बी सी डी लिखा है तो इसमें कितने एलिमेंट्स? अरे लिखा ही गलत है, ऐसे लिख ही नहीं सकते इसको, ये ऐसे लिखा होना चाहिए था। तो हम बोलेंगे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इज इक्वल टू 4, ये लिखा ही गलत है, ऐसे लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना, लिखा हो तो चलो, लिखा हो तो ए को 2 बार नहीं एक ही बार काउंट करना है, बी को 3 बार नहीं एक ही बार काउंट करना है, सी डी। ठीक है, तो रेपिटेशन का कोई मतलब ही नहीं है सेट के अंदर, ये मैंने पॉइंट के फॉर्म में भी लिखा दिया था, तो ये क्लियर होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पॉइंट बना के इन एन एम्प्टी सेट इज 0। इसको ऐसे भी कुछ लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अरे फाई का मतलब क्या है? एम्प्टी सेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाई एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 0, ये भी देख लो तुम। ठीक है, तो ये नोट खत्म हुआ है यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने 2 टाइप्स पढ़ा दिए थे, सिंगलटन सेट और एम्प्टी सेट। अब अपने तीसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा टाइप है फाइनाइट सेट। ठीक है, अब ये क्या बताओ, इसमें समझ में आ ही गया होगा तुमको फाइनाइट सेट क्या होता है। ठीक है ना, ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, या ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को गिन सकते हैं। तो लिख देता हूँ, अ सेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट if its elements can be counted। ठीक है, अगर उसके एलिमेंट्स गिन सकते हो तो उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। x is such that x belongs to natural number and x is less than 100। 100 से छोटे नेचुरल नंबर कहाँ तक आएंगे? तो पहले रूस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 1 2 3 4 डॉट 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 99 तक। कितने एलिमेंट्स से काउंट कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल काउंट कर सकते हैं, 99 एलिमेंट्स है। देयरफॉर ए इज अ फाइनाइट सेट। ठीक है, यहीं पे मैं 5th नहीं बना रहा हूँ, यहीं पे देखो अब क्या है, फालतू चीज़ें हैं ये सब, यहीं पे पॉइंट बना के लिख रहा हूँ। अ सेट इज कॉल्ड, जितने ज़्यादा मैं टाइप लिखाऊंगा उतने ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टार्ट होगा, तो फाइनाइट में एक और पॉइंट डाल दे रहा हूँ मैं। अ सेट इज कॉल्ड अ इनफाइनाइट सेट, कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट इफ इट्स एलिमेंट कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, हो गया, बात खत्म। काउंट नहीं कर सकते हो तो इनफाइनाइट सेट। बोलोगे तुम एग्जाम्पल, तो खुद ही लिख लो यार एग्जाम्पल, तो खुद ही लिखने की कोशिश करो 1-2 एग्जाम्पल। एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े नेचुरल नंबर, 100 से बड़े नेचुरल नंबर लिखता हूँ। पहला नंबर 101, 102, 103 से कहाँ तक जाओगे? जाते जाओ जहाँ तक जाओगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड, तो हम बोलते ए इज नॉट अ सॉरी ए इज अ इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ए इज अ इनफाइनाइट सेट, ए इज एन इनफाइनाइट सेट। क्लियर ही? ठीक है, तो फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है? एक चीज़ बस याद रखना, कार्डिनल नंबर है ना, इनफाइनाइट सेट का नहीं निकलता है। कार्डिनल नंबर हमेशा फाइनाइट सेट का निकलता है। ठीक है ना, तो अगर मुझे ये डेफिनेशन थोड़ी सी सही करनी है तो मैं लिख सकता हूँ कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। ठीक है ना, फाइनाइट का ही निकलता है। वैसे तो किताबों में कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट ही रहता है, तुम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, क्योंकि हम सिर्फ फाइनाइट सेट का ही कार्डिनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं इनफाइनाइट सेट का। ठीक है, तो लिख रहा हूँ तुम्हें एग्जांपल, बी एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स जो है वो 0 से 1 के बीच में। तो सवाल ये है कि कितने रियल नंबर्स रहते हैं 0 से 1 के बीच में? तो 0 से 1 के बीच में 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.11 है, 0.12 है, 0.111 है। मेरे हिसाब से इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो मैं बोल सकता हूँ बी इज अ
इनफाइनाइट सेट। ठीक है, वी इनफाइनाइट सेट है, वी में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने फोर्थ, इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, क्या होता है ध्यान से देखना, ये दो अभी टाइप्स लिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टू सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट if their cardinal number is सेम। ठीक है ना, दो सेट को इक्विवेलेंट तब बोलते हैं जब दोनों का कार्डिनल नंबर सेम हो। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक सेट है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, b x is such that x is a vowel in the word apple। ठीक है, तो ये क्या है, इसको सॉल्व करना है हमको, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अरे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने पहले एक और तरीके से करके दिखा है। इंटीजर चाहिए तो प्लस और माइनस दोनों इंटीजर है। बी है वॉवेल एप्पल में, तो एप्पल में कौन कौन से वॉवेल है, ए एंड ई। तो अगर कोई मुझे बोलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 2, तो मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। देयरफॉर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। मेरे हिसाब से कुछ भी हार्ड नहीं लगा होगा। दो सेट्स को इक्विवेलेंट तब बोलेंगे जब दोनों का कार्डिनल नंबर क्या हो, सेम। वैसे तो इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन हम इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ किताबों में मैंने पढ़ा है। इक्विवेलेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बीच वाला साइन देख लो। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। दो सेट्स को अपने इक्विवेलेंट तब बोलते हैं जब दोनों के कार्डिनल नंबर क्या हो, सेम। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने फिफ्थ, इक्वल सेट्स। मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन बना के दूंगा। वैसे तो इन सब टॉपिक्स पे अच्छे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो अच्छे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो मैं बना रहा हूँ, देखना। टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल। पहले तो डेफिनेशन देख लो। दो सेट को इक्वल तब बोलते हैं इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी। ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ। एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B is a member of A। समझ में आया क्या? A के सारे एलिमेंट B में है और B के सारे एलिमेंट A में है। अरे A के सारे एलिमेंट B में है, B के सारे एलिमेंट A में है, इसका मतलब A और B अलग अलग दिख ही नहीं रहा होगा, A और B सेम ही होगा। जैसे एग्जाम्पल, A में लिख दिया मैंने 1 2 3 और B में लिख दिया मैंने x is such that x belongs to natural number and x is less than 4। तो b में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 आएंगे। नेचुरल नंबर 4 से छोटा यही रहेगा। तो a के सारे एलिमेंट b में है और b के सारे एलिमेंट a में है, तो हम बोलेंगे a एंड b आर इक्वल सेट्स। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इक्वल का साइन तो यार पता ही है, क्या ही बताऊँ उसमें। ए और बी अगर इक्वल सेट होंगे तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए इज इक्वल टू बी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ, ए में एलिमेंट है 1 2 3 और बी में एलिमेंट है ए बी सी। तो क्या ए और बी इक्वल हैं? नहीं, क्योंकि ए के एलिमेंट बी में नहीं है, बी के एलिमेंट ए में भी नहीं है। तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, बट ए इज़
इक्विवेलेंट टू बी, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इक्वल नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है इस केस में। एक और देख लो, ए में लिख दिया मैंने 1 2 3, बी में लिख दिया मैंने 1 2 3 4। तो ए के सारे एलिमेंट बी में है क्या? हाँ है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में है क्या? नहीं है। देखो 4 रह गया है। मैंने लिखा ना, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ मेंबर ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज अ मेंबर ऑफ ए। तो ए के तो सारे एलिमेंट बी में है, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। और मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ एंड ये दोनों इक्विवेलेंट भी नहीं है, छोड़ो ऐसे ही सुन लो। ए में 3 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है, लिख देता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। क्लियर होगा? इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे अपने एक तो सवाल और कर लेते हैं, तो मुझे बता देना। जब मैं क्वेश्चन लिख लूँ तो वीडियो पॉज करना, खुद से सॉल्व करना, उसके बाद सोल्यूशन देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स स्टेटमेंट्स आर, या सेट्स लिखो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल और इक्विवेलेंट, ठीक है, ऐसे ही लिख दिया। तुम बताना मुझे कौन सा इक्वल है कौन सा इक्विवेलेंट है। हो सकता है दोनों हो, तो तुम दोनों बता देना, ठीक है। पहला, a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसी में b दिया हुआ है -1, 1। सेकेंड क्वेश्चन, दोनों सवाल लिख रहा हूँ पहले। a इज सच दैट x इज सच दैट x is greater than 3, x is and x is less than equal to 0 और b is equal to 5, ठीक है। देखना इधर ध्यान से। a क्या है? नेचुरल नंबर है, x स्क्वायर माइनस 1 जहाँ पे 0 है, तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 सॉल्व करोगे तो आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसमें नेचुरल नंबर कौन सा है? एक ही है, +1। तो a आ गया 1 और b दिया हुआ है -1,1। सबसे पहले इक्विवेलेंट चेक कर रहा हूँ। a में एक एलिमेंट है, b में 2 एलिमेंट है, इक्विवेलेंट है क्या? नहीं। इक्वल देख रहा हूँ, a के सारे एलिमेंट b में है, लेकिन b के सारे एलिमेंट a में नहीं है, तो हम बोलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट का सोल्यूशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, a एंड b आर नाइदर इक्वल नॉर इक्विवेलेंट, ठीक है। सेकंड, b 5 है, मतलब b में कितने एलिमेंट्स हैं? 0 एलिमेंट्स है, एक भी एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है इसको बहुत ध्यान से देखना, ये एंड है यार। x 3 से बड़ा होना चाहिए एंड x 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब 3 से बड़ा भी होना चाहिए और 0 से छोटा भी होना चाहिए। कोई नंबर सोचने की कोशिश कर लो जो 3 से बड़ा भी है और 0 से छोटा भी है, एक भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा। तो हम बोलेंगे a में भी एक भी एलिमेंट नहीं है, b में भी एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब दोनों में एलिमेंट सेम है, अरे 0 0 दोनों में। और दूसरा, a के सारे एलिमेंट b में कॉमन है, a में कुछ है ही नहीं, b में कुछ है ही नहीं, तो मैं बोल सकता हूँ कि a और b में एलिमेंट सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे a एंड b आर बोथ इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, ठीक है ना। समझ जाओ, दोनों में अगर 0 एलिमेंट्स है तो उसको इक्वल भी बोल सकते हैं, दोनों में जब कुछ है ही नहीं तो बोल दो इक्वल, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत काम की चीज़ एक बता रहा हूँ। तो मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन के फॉर्म में पहले करा रहा हूँ, फिर उसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। हर साल जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो इस 4 पॉइंट्स को करने के लिए बहुत सारा टाइम लगाते हैं हम लोग, लेकिन अभी तो तुम लोग घर पे हो तो वीडियो पॉज करना, आंसर देने की कोशिश करना। तो मैं 4 स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ। पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है। ये सब IIT में पूछ सकते हैं। देखो हार्ड क्वेश्चन बना दिया इतने आसान टॉपिक से। इक्वल सेट्स may और may not be equivalent, ठीक है। तो स्टेटमेंट होगा। तीसरा स्टेटमेंट, ऑल उल्टा इक्विवेलेंट सेट्स आर
इक्वल, फोर्थ इक्विवेलेंट सेट्स मे और मे नॉट बी इक्वल। ठीक है ना, देखना ध्यान से, चारों पॉइंट्स तुम पहले खुद से सोच लो, सारे आंसर खुद से मार्क कर लो, उसके बाद ही सोल्यूशन स्टार्ट करना। तो अब मैं सोल्यूशन बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे, ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट। ये बोल रहे हैं सारे इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन मेरे बनाए हुए, इसमें ध्यान से देखना है इसको। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट होते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इक्वल सेट को देखते हैं। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है कि ए में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही बी में एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल, जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूँ तो एग्जांपल लेता हूँ, ए में 1 2 3 है और बी में भी 1 2 3 है। तो अगर सेट्स इक्वल हैं, मतलब ए में जितने एलिमेंट है 1 2 3 वही बी में भी एलिमेंट है 1 2 3, तो ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो ऑब्वियसली बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। तो अगर ए और बी इक्वल हैं तो इसका मतलब दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी क्या रहेंगे, इक्वल। अगर दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल रहेंगे तो मैं बोल सकता हूँ अगर ए और बी इक्वल है तो ए और बी इक्विवेलेंट भी है। तो ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, ये हो गया स्टेटमेंट ट्रू। सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे, क्योंकि अगर एलिमेंट्स कॉमन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम ही होंगे। अब सेकंड में लिखा है इक्वल सेट्स मे और मे नॉट बी इक्विवेलेंट। इक्वल सेट इक्विवेलेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हमने तो यहाँ पे देखा कि सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट होंगे ही। ऐसा एक भी एग्जाम्पल सोच लो, सेकंड के लिए बोल रहा हूँ, थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल वेयर इक्वल सेट इज नॉट इक्विवेलेंट। पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं तो नहीं सोच पाया, तुम कोशिश कर लो। नॉट पॉसिबल, सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट होंगे ही होंगे। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है मेरे अकॉर्डिंग तो फॉल्स है, तुम भी सोच लो। ठीक है, अब थर्ड की बात करता हूँ। थर्ड में बोल रहा है ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल, मतलब सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल होंगे। तो यार ये तो मेरे को फॉल्स लग रहा है। क्यों फॉल्स लग रहा है, इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 2 3 ABC। ABC number of elements in A is equal to 3, number of elements in B is equal to 3, मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है। तो मतलब इक्विवेलेंट तो है, लेकिन इक्वल है क्या, ए में जो एलिमेंट्स है बी में है क्या, नहीं है यार। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। सारे इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट, सारे इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल नहीं होते। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट है कि इक्विवेलेंट सेट मे और मे नॉट भी इक्वल, इसको देखते हैं। ठीक है, इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो मैं एक मे का एग्जांपल दूंगा और एक मे नॉट का एग्जांपल दूंगा। अभी ये मत सोच लेना मे मतलब मे, ठीक है ना। तो एग्जांपल क्या है कि कौन सा एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, जब इक्विवेलेंट सेट इक्वल है तो एग्जांपल देखो, ए में लिख दिया मैंने 1 2 3, बी में लिख दिया मैंने 1 2 3। ये इक्विवेलेंट है क्या, हाँ इक्विवेलेंट है। इक्वल है क्या, हाँ इक्वल भी है। तो यहाँ पे तो ये मे वाली चीज हो गई प्रूफ। अब मे नॉट वाला एग्जांपल देखते हैं। ए में लिख दिया मैंने 1 2 3, बी में लिख दिया मैंने ABC। तो ये इक्विवेलेंट है क्या, इक्विवेलेंट है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है। तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट यार मेरे को सही लगा कि हाँ इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं नोट बना के ये दोनों पॉइंट लिख दे रहा हूँ, जिसको मैं रट्टा मार लूँगा। अगर मारना है तो समझ के करना है तो फिर तो बेस्ट रहेगा। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, और दूसरा स्टेटमेंट है इक्विवेलेंट सेट्स मे और मे नॉट बी इक्वल। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत तुम लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार खुद से सोचो। मैंने पहले ही बोला था कि खुद से एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करो। एग्जाम्पल खुद से लिख लोगे तो जम जाएगा ये सब। ठीक है, मेरी आदत है कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ तो पुराना रिवाइज कराता हूँ हर बार। ठीक है, जैसे ये पढ़ाया भी तो 1-2 दिन बाद फिर से रिवाइज कराऊंगा।
तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, राइट इन रूस्टर फॉर्म। ठीक है, अभी तक तो अपने यही सबसे डिटेल में पढ़ के रखा है, टाइप्स वगैरह पे तो आगे क्वेश्चन करना ही है। तो मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, सॉल्व करो और बताओ मुझे क्या क्या आ रहा है। कुछ लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, नोट्स बहुत अच्छे से बना रहे हैं, मुझे फ़ोटोज़ वगैरह भी भेजा है बहुत सारे लोगों ने। वैसे ही कंटिन्यू करो। लॉकडाउन खुलने के बाद देखो, अगर समझ में नहीं आया ये सारी चीज़ें, वैसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँ, जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाऊँ। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो अपने आने के बाद इसको एक बार फिर पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा एक्स्ट्रा क्लास लगा के पूरा पढ़ा दूंगा। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, सबको ये पूरी चीज़ें क्लियर हो गई, तो अपने आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे क्लासेस के अभी तक ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, 4 में 5 में से स्टार्ट हो रहे हैं। अपने इधर कम से कम स्टार्ट हो गए हैं और बहुत सारा हमने पढ़ भी लिया है। तो ये अच्छी चीज़ है। जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो तुम लोग बाकी लोगों से एक स्टेप आगे रहोगे, तो आगे जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आने वाली हैं उसको अपने आराम से पढ़ सकते हैं फिर। ठीक है ना, ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो आसान ही है, कभी ना कभी तो समझ ही जाएगा, कभी नहीं भी समझा तो भी। ठीक है, बस 6 क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, सफिशिएंट है कि मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं। तुमको इन सारे क्वेश्चंस को रूस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे 3 चीज़ें खत्म हो गई, डेफिनेशन, रिप्रेजेंटेशन और टाइप्स। तुमको एक और चीज़ बता दूंगा मैं टाइप में, और टाइप में एक आगे एक और चीज़ कंटिन्यू कर लेंगे हम। ठीक है, तो बस इसको देख लो और सॉल्व कर लेना इन सब सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, इसमें मैं मार्क कर देता हूँ कौन सा क्वेश्चन सबसे अच्छा है। कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जिसको भी डाउट हो सेंड करो मुझे। ये वाला क्वेश्चन भी ठीक ही है, कर लो इसको भी, ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है ना, तुमको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, 7 को इधर लेना, 4 को नीचे लेना। ठीक है, ये x² 10 से छोटा है, तो ऐसे नंबर्स देखने हैं जिनका स्क्वायर 10 से छोटा है। तो 1 का स्क्वायर छोटा आ रहा है, तो इसका आंसर भी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 1 का स्क्वायर 10 से छोटा होता है। 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 10 से छोटा होता है, तो 4 मत लिख देना, 2 लिखना, क्योंकि हमको x चाहिए। 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर। अब ये तो हो गया इंटीजर है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। अभी 0 भी तो रख सकते हैं, 0 का भी स्क्वायर 10 से छोटा होता है। नेगेटिव में -1 भी रख सकते हैं, -1 का स्क्वायर। -2 भी रख सकते हैं, -3 भी रख सकते हैं, -4 रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। जो अच्छे क्वेश्चन है उसके सोल्यूशंस बता दे रहा हूँ। यहाँ बोल रहे हैं एक्स इंटीजर है, -0.5 से लेके 4.5 के बीच में। तो जानते हो कि अपने को स्कूल में जो सारी भी चीज़ें पढ़ाई है ना, 8, 9, 10th में तुमने जो भी चीज़ पढ़ा है, 8th में, 9th में, 10th में, ये सब अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो क्या कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, लेकिन अगर अप्लाई करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तुमने एक टॉपिक पढ़ा होगा, पता नहीं कौन से क्लास में, नंबर लाइन नाम का। ठीक है, देखो नंबर लाइन का कैसे इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरत नहीं है पर करोगे तो फिर सही रहेगा। -12 से 9/2, तो कहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाता हूँ। -12 प्लॉट किया, 9/2 प्लॉट किया। -12 मतलब 0.5, -0.5, और 9/2 मतलब 4.5। इसके बीच में कितने इंटीजर्स, तो 0, 1, 2, 3, 4 मिल गए सारे इंटीजर्स, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तुम डायरेक्ट भी लिख पाओगे, लेकिन देखो नंबर लाइन का इस्तेमाल यहाँ होता है, इसलिए पढ़ाते हैं। इसको सॉल्व करना है। 4x + 7 = 25, तो 7 को इधर लिया। वैसे तो ये सारी चीज़ें करते नहीं हैं, लेकिन तुमको अभी आता नहीं है तो कर लो आराम से। 4 को नीचे लिया तो x आ गया 9/2, 4.5 से छोटा, 4.5 से छोटे नेचुरल नंबर, यही 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसका भी आंसर यहाँ लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 4। तुम्हारे लिए था यार, मैंने करके दिखा दिया। सवाल देख लेना बस, क्या लिखा था मैं भूल गया। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स, अब खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया यहाँ तक तो तुमको समझ में आ गया होगा। अब जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो इस चैप्टर में अभी तक जितना भी पढ़ा है मैंने, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है
ये भी टाइप जैसे ही समझ लो, सबसेट। ठीक है, सबसेट नाम की एक चीज होती है, क्या होती है सुनो, पहले डेफिनेशन लिख रहा हूँ। लेट ए एंड बी टू सेट्स। ठीक है, ए और बी दो सेट्स हैं, इनके लिए सारी चीजें डिफाइन कर रहा हूँ। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ set A is an element of set B, then A is called subset of B। ठीक है ना, अगर A के सारे एलिमेंट B में हैं तो हम बोलते हैं A is subset of B। फिर से सुन लो, अगर A के सारे एलिमेंट B में है तो हम बोलेंगे A इज सबसेट ऑफ B। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, A में है 1 2 3 और B में है 1 2 3 4, तो तुम देखोगे तो A के सारे एलिमेंट B में है क्या, 1 है क्या, 2 है क्या, 3 है क्या, हाँ है, तो हम बोलेंगे A इज अ सबसेट ऑफ B। अच्छा, एक और चीज देखते हैं, B के सारे एलिमेंट A में है क्या, तो 1 तो है, 2 तो है, 3 तो है, 4 है नहीं है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं B इज अ सबसेट ऑफ A। समझ में आया ना इक्वल और सबसेट में डिफरेंस। A इज अ सबसेट ऑफ B क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में है, B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A क्योंकि B के सारे एलिमेंट A में नहीं। ठीक है ना यार, तुम इसको ऐसे समझ लो कि ये जो B है, ठीक है ना, B फादर है और A जो है वो सन है। ठीक है ना, A जो है वो B में से ही निकला है, सन जो है वो फादर में से ही निकला है, ऐसे समझ लो। ठीक है ना, ऐसे ऐसे एक और एग्जांपल देख लो। देखो हम लोग पढ़ाए तो सर ने ऐसे बताया था कि ये पाकिस्तान है और ये इंडिया है। ठीक है ना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब पाकिस्तान इंडिया में से ही निकला है, 1 2 3 4 में से ही ये 1 2 3 निकला है। ठीक है ना, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, सिंपल से समझ लो। ए के सारे एलिमेंट अगर बी में है तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं होते तो हम बोलते, जैसे एक और एग्जांपल लिख देता हूँ। ए में लिख दिया मैंने ABC, बी में लिख दिया मैंने BCD, तो ए के सारे एलिमेंट बी में है क्या, नहीं है, देखो ना ए छूट गया, तो हम बोलेंगे ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, क्लियर होगा भी। एक इसका रिप्रेजेंटेशन है तो सुन लो, इम्पोर्टेंट है। इफ A is a subset of B, if A is a subset of B, then we write ठीक है, ये साइन बनाते हैं। इस साइन का मतलब होता है सबसेट, मतलब A B में से ही निकला है। देखो C बनाया, उसके नीचे आधा इक्वल टू का साइन बना दिया। ठीक है ना, A is a subset of B, then we write A subset of B। एक एग्जांपल लिख लेता हूँ फिर से। A में लिख दिया मैंने 1 2 3 4 और B में लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ A is a subset of B। क्यों? क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी, ये चीज़ समझ में आ गई होगी तुम लोगों को। अच्छा, तो यहाँ से एक पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, कंफ्यूज मत होना, ऐसे ही पॉइंट के फॉर्म में भी लिख के दे रहा हूँ, समझ में आना चाहिए तुम लोगों को। इफ A बिलोंग्स टू A, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक कोई एलिमेंट है वो A के अंदर है। जैसे फॉर एग्जांपल यही ले लो, ठीक है, इसमें A कैपिटल E के अंदर है तो हम बोल रहे हैं A बिलोंग्स टू A, मतलब A जो एलिमेंट है वो A में है, एंड A इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है ना, ये जो एलिमेंट है वो A में है और A जो है वो B में से निकला है, तो इससे मैं ये चीज बोल सकता हूँ, देन इट इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू B। समझ में आया क्या? अगर स्मॉल a कैपिटल A का एक एलिमेंट है और कैपिटल A जो है वो B में से निकला है, तो मैं बोल सकता हूँ ये स्मॉल a पक्का B में भी होगा, तभी तो उसमें से निकला है। ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन ऐसे ही लिखा दी मैंने, कुछ खास काम की नहीं है।
ठीक है, इसमें एक नोट बनाओ, ठीक है, एनसीईआरटी का नोट है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, दोनों नोट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला नोट है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। एनसीईआरटी में मेंशन है, मैं कुछ नहीं कर सकता, हर सेट खुद का सबसेट भी होता है, मतलब ए में 1 2 3 लिखा है तो मैं बोल सकता हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ ए, अरे कुछ भी लिखा हो 1 2 3 1 2 3 4, ए इज अ सबसेट ऑफ ए, हर सेट खुद का भी सबसेट है। और दूसरा, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है ना। एम्प्टी सेट को भी हम सारे सेट का सबसेट बोलते हैं, फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है ना। एम्प्टी सेट भी सारे सेट का सबसेट है, ये चीज याद रखना, ये 2 पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो उससे क्लियर हो जाएगा ये क्यों बताया ये मैंने। लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ 1 2 3, इसके सारे सबसेट्स निकालो। तो समझ लो यार, ये फादर है, ये बाप है, इसके बेटे निकालने, इसके बेटे कौन कौन हो सकते हैं, इसमें से क्या क्या सेट निकल सकता है। तो इसमें से सिर्फ 1 वाला सेट निकल सकता है। देखो मैं बोल सकता हूँ ये इसका सबसेट है, या तो सिर्फ 2 ये भी इसका सबसेट है, या तो सिर्फ 3, ये तो हो गए एक एक वाले। अच्छा 2 2 वाले भी तो हो सकते हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हो, सिर्फ 1 2 1 3 2 3, समझ में आया होगा, ये सारे इसके सबसेट्स हैं। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो इसका सबसेट एक ये भी होगा 1 2 3, एक एक वाला लिखा, 2 2 वाला लिखा, फिर 3 वाला लिखा। और एक और पॉइंट लिखा है, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो एम्प्टी सेट भी बना दिया। तो टोटल गिन लेते हैं इसके कितने सबसेट्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बने। क्या करना है अपने को 8 से, मेरे को तो लिखना था, सारे लिख दिए मैंने। लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए बी सी डी, ठीक है, इसके लिखता हूँ सारे। तो पहले एक एक वाले लिखता हूँ, ए बी सी डी। नेक्स्ट 2 2 वाले, ए बी, छोड़ना मत, ऑर्डर में लिखना सारे, ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी। नेक्स्ट 3 3 वाले, ए बी सी ए बी डी ए सी डी बी सी डी, 3 3 वाले हो गए। अब नेक्स्ट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, 4 ए बी सी डी, और एक बचा एम्प्टी सेट 5, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। यार एक बार मैं एक काम कर रहा हूँ, ये जितने हैं ना गिन के लिख दे रहा हूँ, टोटल कितना आए थे 8, ठीक है, तुम मत लिखना, मैं लिख के छोड़ रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 है, ठीक है ना। तो सबसेट्स कैसे लिस्ट करने हैं सारे, वो भी क्लियर होगा। मुझे लगता है सबसेट्स में कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई होगी, बहुत आसान सा ही तो है, पर इम्पॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन और करते हैं। लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ ठीक है, 2 ही एलिमेंट दिया है इस बार, इसके सबसेट्स आएगा एक एक वाला, पहले ए और 1, फिर 2 ही हैं, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ 5, ठीक है। कितने हुए, 4, 1 2 3 4, ठीक है। अगर कोई मुझे बोलेगा एक वाला, लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ, सिर्फ इसका, तो इसके सबसेट आएगा, एक तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और दूसरा 5, कितना हुआ ये 2, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, नोट में मैं क्या पढ़ने वाले वो लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। तो देखना ध्यान से,
ए में जब मैंने एक एलिमेंट लिखा था, जब मैंने 2 एलिमेंट लिखा था, जब मैंने 3 एलिमेंट लिखा था, जब मैंने 4 एलिमेंट लिखा था। जब मैंने 1 एलिमेंट लिखा तो कितने सबसेट आए? 2। जब मैंने 2 एलिमेंट लिखा तो कितने सबसेट आए? 4। जब मैंने 3 एलिमेंट लिखा था अभी इसके पहले तो कितने सबसेट्स आए थे? देखो पीछे, 8। जब मैंने 4 एलिमेंट लिखा है तो कितने सबसेट आए? 16। तो यार ये कोई कॉमन पैटर्न दिख रहा है क्या? ये लिखा है 2 की पावर 1, ये लिखा है 2 की पावर 2। मैंने तुम लोगों को बोला था कि क्यूब्स और स्क्वायर्स याद करो। ये लिखा है 2 की पावर 4। तो देखो ना, एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1, 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2, 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3, 4 एलिमेंट है तो 2 की पावर 4। तो मैं यहाँ से एक पॉइंट बना रहा हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर रहा हूँ। If a set contains n elements, then total number of its subsets is equal to 2 की पावर n। अरे एक में 2 की पावर 1, 2 में 2 की पावर 2, 3 में 2 की पावर 3, 4 में 2 की पावर 4। तो n में, n के लिए फॉर्मूला बना दिया, जनरल फॉर्मूला 2 की पावर n। ये इसको करने का प्रॉपर मेथड नहीं है, ठीक है ना। इसका जो प्रॉपर मेथड है वो अपने दूसरे चैप्टर में सीखेंगे। उस चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने समझा दिया होगा ये भी इससे भी तुमको क्लियर हो गया होगा। चैप्टर का नाम है, इसमें अपने को वो सारी चीज़ें सीखनी है कि ये कैसे आता है। अभी के लिए तो तुम्हारे लिए बेस्ट मेथड है, ठीक है। तो इसमें 2 सवाल करा रहा हूँ मैं। इफ अ सेट कंटेन्स 4 एलिमेंट्स, यू फाइंड 4 नहीं 8 कर देता हूँ। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ इट्स सबसेट्स, ठीक है। तो एक सेट में 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? तो अगर एक सेट में n एलिमेंट्स होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर है, 8 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 8, दैट इज 256, ठीक है। नेक्स्ट, इफ total number of subsets of a set is 2048, then find number of elements in the set, ठीक है। मैंने पहले से ही बता दिया उसको कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है, 2048 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है। लेट सोल्यूशन देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी मान लेते हैं उसमें n एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 2 की पावर n इज इक्वल टू 2048। अरे है ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स अगर n एलिमेंट है तो 2 की पावर n ही होगा। तो 2048 को फैक्टराइज कर लोगे ना, कर लेना यार, मैंने तो याद करके रखा है, तुम लोगों को भी याद करने बोला था। 2 की पावर 11 आता है, कंपेयर किया, 2 काटना मत, कंपेयर करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए? 11, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये भी।